छायावाद का परिचय एवं प्रमुख कवि। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने आदिकाल से द्विवेदी युग तक पढ़ लिया है। छायावाद का हम कंप्लीट अच्छे से रिवीजन करेंगे, पूरा डीपली, है ना? अगर आप डीपली कंटेंट को पढ़ना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है और ज़रूर पढ़ना भी चाहिए। जो बच्चे बे केवल ऊपर-ऊपर पढ़ना पसंद करते हैं कि बस एमसीक्यू कर लिया और सिलेक्शन ले लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ज़रूर पूरी क्लास को देखना, बहुत सारे नए-नए नई-नई चीज़ें, तथ्य आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, है ना? चाहे आपने अभी तक हिंदी की कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ी हों, फिर भी बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। छायावाद का परिचय एवं प्रमुख कवि, ये वन लाइनर के फॉर्म में ही हम इनको कंप्लीट करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समय 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान देना है। जो छायावाद का समय है, वो 1918 में शुरू हुआ था और 1938 तक किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है, वो 1918 से 1936 तक माना जाता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे है आधुनिक काल के समग्र साहित्य में, आधुनिक काल के पूरे साहित्य में स्वर्ण युग की उपाधि से भूषित छायावाद का आरंभ प्रसाद की 1918 में प्रकाशित कृति थी झरना। ठीक है? ये आप जानते हैं कि जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपाधि दी थी डॉक्टर गिरियर्सन ने और स्वर्ण काल की उपाधि दी थी बाबू श्याम सुंदर दास ने। लेकिन आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है छायावाद को। तो इसमें छायावाद का जो आरंभ है वो प्रसाद की किस कृति से हुआ था? झरना नामक एक रचना आई थी, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी और 1936 में इसका अंत माना जाता है, जब प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि इनकी इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ के अंदर, ठीक है? और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है युगांत 1936 ईस्वी से इसके छायावाद का अंत माना जाता है। यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, तो हमारा छायावाद खत्म हो चुका था और प्रगतिशील का जो है शुरुआत हो चुकी थी। और रचना की अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है युगांत, इससे भी छायावाद का अंत माना जाता है। आगे देखते हैं छायावाद रचना, ये झरना जो रचना है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, ठीक है? नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है और युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा है। आगे 1920 ईस्वी में जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश से श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से मुकुटधर पांडे ने 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित की थी। क्या 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी श्री शारदा पत्रिका के नाम से और उसमें एक लेख छपा था हिंदी में छायावाद नाम से, ठीक है? तो 4 निबंधों की एक लेखमाला यहाँ पर प्रकाशित की और हिंदी में छायावाद, ये सबसे पहले जो नाम है ना छायावाद, इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। ये आप जानते हो, बार-बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे छायावाद के कला पक्ष पर विचार करते हुए मुकुटधर जी काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एवं उसका आदर्श मानते हैं। छायावाद शब्द के जो द्वितीय प्रयोक्ता है वो सुशील कुमार को माना जाता है। ठीक है? छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता यानी कि प्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था और द्वितीय प्रयोक्ता के रूप में सुशील कुमार को जाना जाता है। 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में श्री सुशील कुमार का एक निबंध छपा था जिसका नाम था हिंदी में छायावाद, जिसमें उन्होंने छायावाद की कविता को अस्पष्टता के अर्थ में स्वीकार किया था। आगे हैं आचार्य शुक्ल ने छायावादी रहस्यवाद को आध्यात्मिक रहस्यवाद समझकर बंगला कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता एवं ईसाई मत के फैंटेस्माटा यानी कि छायावाद से संबंध कर हिंदी कविताओं के साथ छायावाद नाम जोड़ा है। तो आचार्य शुक्ल ने छायावादी जो रहस्यवाद है, छायावादी रहस्यवाद को आध्यात्मिक रहस्यवाद समझकर, ठीक है? तो बंगला कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी कविताओं से यहाँ पर इसको जोड़ करके देखा है, ठीक है? जोड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि बंगला भाषा में छायावाद नाम का कोई वाद चला ही नहीं है। ठीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप कहीं भी पढ़ लेना, पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, उन्होंने शुक्ल जी की बात का हमेशा खंडन ही किया है ना?
तो हमेशा ही विरोध में ही खड़े रहे हैं आचार्य जी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझा है और उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ ने छायावाद की छानबीन छानबीन शीर्षक लेख में छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद के अर्थ में किया है। ठीक है, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ है, उन्होंने छायावाद की छानबीन शीर्षक एक लेख लिखा था। छायावाद शब्द का प्रयोग उन्होंने रहस्यवाद के अर्थ में किया है। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, यही बदलते पैटर्न के अनुसार इसी तरह से गहराई से प्रश्न बनते हैं। और जब ये गहराई से प्रश्न बनते हैं और बच्चों को यही किताबों में मिलते ही नहीं है आसानी से ये प्रश्न, और फिर उन्हें लगता है कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं से नहीं आ रहा है। ये सब हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मूल किताबों को कभी पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये नोट्स जो मैंने तैयार कर रखे हैं वो मेरी सभी मूल किताबों के आधार पर ही हैं, चाहे वो डॉक्टर नगीन हो, बच्चन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, शुक्ल जी के आधार पर ये नोट्स तैयार हैं। तो इसीलिए इनको पूरा स्किप किए बिना पूरा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको ही इनसे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है, पूरा हिंदी साहित्य में यूट्यूब पर अब करवा रही हूँ, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस इतना सा आप काम करिए कि देखते रहिए। नए हो तो स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक, शेयर, हाइप, कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? बताना क्लास कैसी लगी। आगे है, प्रारंभ में अधिकतर आलोचकों का मत यही था कि रहस्यवाद एवं छायावाद एक ही है, परंतु आगे चलकर इन दोनों में भेद किया जाने लगा और आलोचक रहस्यवाद को मिस्टिसिज्म कहने लगे और छायावाद को रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद का वाचक मानने लगे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। पहले तो रहस्यवाद और छायावाद को एक ही वाद समझा जाता था, लेकिन बाद में इन दोनों में भेद किया जाने लगा। आगे आलोचकों के मत में छायावाद का अर्थ क्या है? तो एक तरफ विद्वान का नाम है और दूसरी तरफ छायावाद का अर्थ है। इसको पहले हम थोड़ा-सा वन लाइन में देखेंगे और फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, छायावाद के अर्थ को शैली, वैचित्र्य, मधुचर्या, चित्र भाषा और शैली या रहस्यवाद का नाम इन्होंने दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यार्थ प्रधान शैली बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद कहा है, जबकि मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद नाम दिया है। भाव नहीं, भावों की छाया माना है। ठीक है, रहस्यवाद कहाँ है, लेकिन भाव नहीं, भावों की छाया कहाँ है? जयशंकर प्रसाद ने कांति यानी कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता कहा है। चम तरलता, चमक और कांति माना है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी। और दूसरा जो कथन है इनका ये भी पूछा जाता है, वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति भी माना है किसने? जयशंकर प्रसाद जी। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये रहस्यवाद मानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने सौंदर्य की छाया माना है। ठीक है, पंत जी ने सौंदर्य की छाया कहा है और महादेवी वर्मा ने प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत और सर्वात्मवाद कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान बताया है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। सुशील कुमार जी अस्पष्टतावाद बताते हैं, निजी जीवन की छाया। शांति प्रिय द्विवेदी ने प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति माना है। ठीक है, ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक-एक लाइन क्या एक-एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है? आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस आपके लिए रहने वाली हैं। प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति बताया है। गंगा प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच कड़ी कहा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति काव्य कहा है। रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह भी बताया है। ठीक है, थोथी नैतिकता और रूढ़िवाद बताया है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह बताया है। नामवर सिंह राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, नामवर सिंह क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति कहते हैं। भगवती चरण वर्मा सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रभाकर माचवे ने दार्शनिकता कहा है छायावाद को। गुलाब राय भी दार्शनिकता मानते हैं और आचार्य विश्वनाथ ने अभिव्यंजना का नूतन विधान माना है। आगे देखते हैं, थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो मैंने एक-एक कीवर्ड आपको बता दिया है ताकि आप याद रख सकें।
शुक्ल जी क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और छायावाद का जो दूसरा प्रयोग है वो काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हुए छायावाद लिखा गया है, ठीक है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हुए छायावाद लिखा गया है, ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने माना है। मुकुटधर पांडे क्या कहते हैं कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं बल्कि भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया था। मुकुटधर पांडे का याद रखना। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्व अनुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। पंत जी का क्या कहना है? छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के यानी कि पिछले युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलियानों एवं भंडारों से उधार नहीं लेकर उसे स्वयं नए रूप से प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया है। उर्वर यानी कि उपजाऊ, ठीक है, प्रकृति के उपजाऊ आंगन में उगाया है, और उसकी प्राणमयी सुनहरी बालियों से अपनी नव मुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया है, ठीक है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कहना है। आगे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न मानती हैं, और अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, तो एक-एक पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। सर्वात्मवाद, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं। बाकी पूरा डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। गंगा प्रसाद पांडे की अगर बात करें तो कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। ठीक है, वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी किसने बताया है? तो गंगा जी ने बताया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है एवं जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टि। डॉक्टर रामविलास शर्मा डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, ठीक है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी मत का खंडन किया है और कहा है कि स्थूल के प्रति ये सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता किसने बताया है? रामविलास शर्मा जी ने बताया है। रूढ़िवाद एवं सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय एवं पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, ये छाया की बात कौन कर रहा है? तो रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ठीक है, दार्शनिकता कहाँ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की यानी कि छायावाद मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो यहाँ पर याद रखना है। आगे है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नाम आता है। बहुत बार पूछा जाता है, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये छाया का जो भान नामक शब्द है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि ये पूछते पूछते पुराना हो गया है, अब कुछ नया ढूंढते हैं एक्सपर्ट भी, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर नए पुराना सब कुछ करवा रही हूँ, है ना। क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक दीजिए सारे बच्चे, और नए बच्चे हो तो भई सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के प्राप्त कर सकते हो, और घर के लिए चाहिए तो भी आपको उपलब्ध हो जाएँगे। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है। वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। ठीक है, निजी जीवन की अभिव्यक्ति बताया डॉक्टर बच्चन सिंह। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य याद रखना। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप बताया है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है। ये स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है, जिसमें व्यक्ति होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत की को और बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को, सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को, परंपरा की अपेक्षा नूतनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। ठीक है? इसमें अपेक्षा जो शब्द आ रहा है ना, इसको पकड़ लेना। ये गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं, जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है, उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। ये गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। नामवर सिंह क्या कहते हैं कि कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह आदि की आकांक्षाओं की प्रतीक थी। ठीक है? तो कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। मन से निकले हुए जो शब्द है, मन की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, ये नामवर सिंह जी कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। ठीक है? अभिव्यंजना का जो नूतन विधान है, वो छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्वच्छंदतावाद एवं काव्य शैली के प्रति किए गए विरोध को छायावाद को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि ये भी अभिव्यंजना की पद्धति विशेष को ही छायावाद मानते हैं। आगे डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं कि छायावाद आधुनिक धार्मिक पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है। लौकिक यानी कि लोक, इसी लोक की चेतना का विद्रोह है। आदमी की मनुष्य की अभिव्यक्ति ही इसका अर्थ माना जाएगा। ठीक है? तो डॉक्टर देवराज ने ये बताया। छायावाद के प्रमुख स्मरणीय कुछ तथ्य देख लेते हैं, जहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। पंत की रचना, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। ये पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने थोड़ा बहुत कोई एग्जाम दिया होगा तो समझ में आया होगा। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? तो उसमें केवल यही बच्चे जानते हैं कि पल्लव को कहते हैं, लेकिन पल्लव की केवल भूमिका को कहते हैं, पूरे पल्लव रचना को नहीं कहते हैं। छायावाद की चरम परिणति एवं छायावादी उपनिषद कामायनी को कहा जाता है। ठीक है? छायावाद की जो चरम परिणति है, छायावादी जो उपनिषद है, वो कहते हैं किसको? कामायनी को। ये एकमात्र छायावाद का महाकाव्य है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद का प्रभाव दिखाई देता है, जिसे भारतीय कवियों ने ब्रह्म समाज से ग्रहण किया है। ठीक है? इसमें जो स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है, उसे भारतीय कवियों ने इस ब्रह्म समाज से ग्रहण किया है। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है? छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहते हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी माना जाता है। ठीक है? प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्र था कौन सा? जागरण पत्र। इसको छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी कहते हैं। छायावाद एक पद्धति अथवा शैली विशेष है। छायावाद एक पद्धति अथवा शैली विशेष है, जिसे शुक्ल जी अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं। ये देना है। छायावाद एक पद्धति अथवा शैली विशेष है। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण। मानवता छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा की गई है। आगे मुक्तिबोध ने छायावाद को पलायनवाद कहा है। ठीक है? छायावाद को पलायनवाद किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने कहा है। इसी पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। छायावाद में प्रकृति का एक ध्रुव छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण अथवा ईश्वरीय चेतना एवं मानवीय भावों का आरोपण मिलता है। ठीक है? छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है और ईश्वरीय चेतना एवं मानवीय भावों का आरोपण मिलता है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद क्या देखता है? प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब एवं प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करता है। अतः इस कालखंड में रहस्यवादिता है। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं। नामवर सिंह जी क्या कहते हैं कि लाल नीले रंगों के बादल, भौरा, कोकिल, चातक आदि के स्वर तथा कुछ फूलों के गंध की चर्चा संभवतः पहले के भी कवियों ने की है। डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं कि लाल नीले रंगों के बादल, भौरा, कोकिल, चातक आदि के स्वर तथा कुछ फूलों के गंध की चर्चा संभवतः पहले के भी कवियों ने की है, लेकिन वर्ण, ध्वनि, गंध, स्पर्श एवं स्वाद संबंधी सूक्ष्म इंद्रिय बोध जगाने वाले दृश्य जिस मात्रा में छायावादी कवियों ने आके वो पहले कहीं नहीं मिलते हैं।
छायावाद का युग भारत के अस्मिता की खोज का युग है, ठीक है? भारत के अस्मिता की खोज का युग किसे कहा जाता है? तो ये छायावाद को कहा जाता है। छायावाद में कल्पना की विवृति एवं अतिशय भावुकता मिलती है। छायावाद में कल्पना की विवृति और अतिशय भावुकता मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं कि छायावाद में श्रृंगार के प्रति छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव ना मिलकर एक विस्मय का भाव मिलता है, इसलिए इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट एवं मांसल ना होकर कल्पना में और मनो में है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा है, ठीक है? साम्राज्यवाद विरोधी है। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि छायावाद सामंत विरोधी नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का साहित्य है, ठीक है? छायावाद सामंत विरोधी नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का साहित्य बताया है किसने? रामविलास शर्मा जी ने। छायावाद के पूर्वी माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा शीर्षक कविता को 1911 में सरस्वती में प्रकाशित करवाया था और इस कविता में छायावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है? एक भारतीय आत्मा नामक जो रचना है वो किसने लिखी है? बार बार पूछा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। और माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के रूप में की उपाधि से भी जाना जाता है, ठीक है? सन 1928 में पंत ने पल्लव की भूमिका में छायावाद को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, ठीक है? 1928 ईस्वी में पंत ने पल्लव की भूमिका, पल्लव इनकी रचना का नाम है, इसकी भूमिका में छायावाद को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि मैं छायावाद का शरीर निर्मित कर रहा हूँ। जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप निराला जी ने एक लेख लिखा जिसका नाम है पंत और पल्लव। ठीक है, पंत और पल्लव नामक रचना को लिखकर अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि मैं नई कविता यानी कि छायावाद का जन्मदाता हूँ। यानी आपस में ये दोनों बहस कर रहे थे। पंत जी ने कहा कि मैं छायावाद का शरीर निर्मित कर रहा हूँ और निराला जी ने इसके विरोध में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पंत और पल्लव और इन्होंने कहा कि मैं छायावाद का जन्मदाता हूँ। निराला जी ने कहा इन दोनों को इस आलोचकीय खींचतान से महावीर प्रसाद ने कहा आधुनिक नई कविता यानी कि छायावाद में छायावादी कवि कालिदास से होड़ करने में लिप्त हैं। ठीक है, इन दोनों को फटकार लगाते हुए ये महावीर जी ने कहा है। आगे देखते हैं विद्वानों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक। आप जानते हैं प्रवर्तक सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई मुझे तो। अब आपको क्या लग रहा है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। अगर टीजी या यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो ना और सारी क्लासेस आपने मेरे देख लिए, नोट्स पढ़ लिए ना, तो आपको कहीं कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। लेकिन पढ़ना और याद करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आचार्य शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे को मानते हैं, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं शुक्ल जी, जबकि ईलाचंद्र जोशी, विश्वनाथ एवं गणपति चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ईलाचंद्र जोशी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गणपति चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा ये माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं, जबकि नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। तो ये आप प्रवर्तक के रूप में याद रखेंगे। छायावाद के लेकिन सर्वमान्य और वास्तविक जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ की अगर बात करें तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी, ये नाम याद रखना। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। ये 4 आधार स्तंभ कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। ये 4 आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा के रूप में माना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है, निराला जी को महेश या रुद्र के नाम से जाना जाता है और महादेवी वर्मा को शक्ति और दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त चारों कवियों के जो दार्शनिक मत हैं वो आपको याद रखने हैं। जयशंकर प्रसाद प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन यानी कि आनंदवाद या समरसतावाद के म मत से संबंधित हैं, जबकि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत यानी कि वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। छायावाद की वृहत्त्रयी के बारे में अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। छायावाद की वृहत्त्रयी किसको कहते हैं? तो पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। यहाँ से महादेवी वर्मा का नाम कट गया है ना? महिला है ना, इसलिए वृहत्त्रयी में नहीं रखा है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा को रखा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को, इनको वर्मा त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि ये सारे के सारे वर्मा हैं, तो वर्मा त्रयी भी इसको बोला जाता है और लघुत्रयी भी। छायावाद की लघुत्रयी में कुछ आलोचक भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। ये ध्यान देना है थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता कहा है।
नंद दुलारे वाजपेयी ने रहस्यवाद की तुलना कन कौए से की है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन चुके हैं आज तक, बहुत सारे। छायावाद के प्रमुख कवियों को अब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा-सा डिटेल में गहराई से पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद को, ठीक है? जो भी प्रश्न यहाँ से कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो या पूछा जा सकता है, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप यूथ पब्लिकेशन या फिर आप इधर-उधर यूट्यूब पर भटकते रहते हो, सबकी क्लासेस पीवाईक्यू करते रहते हो, उनसे सिलेक्शन आजकल आपका नहीं होने वाला है ना? पीवाईक्यू अब इतने नहीं आते, उतना रोल अब नहीं रहा है। हाँ, हालाँकि समझ में आ जाता है किस तरह के, लेकिन अब पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो रहा है, तो इस तरह से ही पढ़ना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भई मैं तो वही आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आप देख लीजिए, पूरी सीरीज़ ज़रूर पढ़िए, है ना? जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु, प्राचीन विचारों एवं संस्कृति के रक्षक कवि, छायावाद के प्रवर्तक और छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, ये 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1890 आता है, वो सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, 1889 ये सर्वमान्य है। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। और इनकी जो उपाधियाँ इतनी सारी हैं ना, इनको आप याद रखना। इसके अलावा 15 नवंबर 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया था, केवल 48 वर्ष की आयु में। ये ध्यान दे लीजिए, ठीक है? आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और माता का नाम था मुन्नी देवी। इनका कुटुंब शिव का उपासक था, इनका जो परिवार था वो सब शिव का उपासक था, शिव की पूजा करते थे। चंचल स्वभाव के कारण जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी कह करके पुकारा जाता था, ठीक है? चंचल स्वभाव के कारण प्रसाद जी को झारखंडी कहते थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी प्रसाद जी के शिक्षक थे। ये भी ध्यान रखना है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए, संस्कृत ग्रंथों को इन्हें कौन पढ़ाते थे? तो ये दीनबंधु ब्रह्मचारी से पढ़ते थे। 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने आध्यात्मिक गुरु रश्मि सिद्ध को दिखाया था। तो यहाँ पर 2 गुरु आपको देखने को मिल रहे हैं। जो संस्कृत ग्रंथ पढ़ाते थे वो थे दीनबंधु ब्रह्मचारी, और जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रश्मि सिद्ध। ठीक है, दोनों को याद रखना। कलाधर उपनाम से इन्होंने ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था और अपने गुरु को दिखाया था। इनकी आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में लिखे थे, परंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी। 1906 में 1906 में इनकी जो प्रथम कविता है वो ब्रजभाषा में सावन पंचक वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1906 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता ब्रजभाषा में आई, जिसका नाम है सावन पंचक, और ये वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु पत्रिका याद रखना, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा निकाली जाती थी। प्रसाद जी की प्रेरणा से ही, है ना? प्रसाद जी की प्रेरणा से ही 1909 ईस्वी में इनके भांजे, भांजे कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादन में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। और प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं और इनकी ग्राम जो कहानी है वो 1911 ईस्वी में इसी मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूज रहता है। इंदु नामक जो पत्रिका, पत्र पत्रिका जब पूछा जाता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इंदु नामक पत्रिका अंबिका प्रसाद ने निकाली थी या जयशंकर प्रसाद ने। इसका जो संपादन किया था वो अंबिका प्रसाद ने किया था, लेकिन प्रसाद जी की प्रेरणा से किया था, उनके अपने मामा के प्रेरणा से, ठीक है? ये ध्यान रखना। विभिन्न विधाओं में प्रसाद जी की प्रथम रचनाओं की अगर बात करें, तो प्रथम कविता थी इनकी 19 सावन पंचक, जो कि 1906 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। प्रथम कहानी थी ग्राम, जो कि 1911 में इंदु पत्रिका में छपी। छायावादी शैली की प्रथम कविता का नाम है प्रथम प्रभात, जो 1913 ईस्वी में ब्रजभाषा में छपी। प्रथम कहानी संग्रह का नाम है छाया, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ। और प्रथम उपन्यास है इनका कंकाल, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। और खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन है इनका कानन कुसुम, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ, खड़ी बोली में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सारे याद रखिए। एकमात्र रचना इनकी है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक को पहले 1909 ईस्वी में लिखा था ब्रजभाषा में, और फिर बाद में इसे 1914 में खड़ी बोली में अनुदित कर दिया। इसका अनुवाद कर दिया किसमें? खड़ी बोली में। खुद ने ही किया था, लेखक ने ही, जयशंकर प्रसाद जी ने ही किया था। पहले ब्रजभाषा में लिखा 1909 में, और बाद में इसे 1914 में खड़ी बोली में लिख दिया। कहीं-कहीं आपको 1913 भी देखने को मिल सकता है। ये अलग-अलग ग्रंथों के अनुसार कभी-कभी आ जाता है। आगे इनकी प्रमुख कविताओं की अगर बात करें, तो पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, ओरी मानस की गहराई, मधुर माधवी संध्या में, नीधड़क तूने ठुकराया तब, अरे आ गई भूली सी, अरे कहीं देखा है तूने, काली आंखों का अंधकार, अब जागो जीवन के प्रभात,
तुम्हारी आँखों का बचपन, अपलक जागती हो एक रात, वसुधा के आँचल पर। ये सारी इनकी प्रमुख कविताओं के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है? ये कविताएँ याद रखना, लेकिन काव्य संग्रह, ठीक है? ज़्यादातर हमारे जो पेपर होते हैं ना, उनमें काव्य संग्रह से प्रश्न बनते हैं, है ना? काव्य संग्रह पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल तो खैर कविताओं पर थोड़ा ध्यान देने लगे हैं, है ना? लेकिन ज़्यादातर काव्य संग्रह आपको देखने को मिलेंगे, आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, है ना? तो उर्वशी, प्रेम पथिक, करुणालय यही सब पूछे जाते हैं। तो कविता लेकिन आप याद रखना, काव्य संग्रह की बात करें तो उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इनका उर्वशी, ठीक है? जबकि आप जानते हैं और उर्वशी किसने लिखा था? तो नामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा था, ठीक है? वन मिलन 1910 ईस्वी, प्रेम राज्य 1910 और शोक को उच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911, प्रेम पथिक 1913। यहाँ पर देखिए 1913 है, 1913 या 14 दोनों ही देखने को मिलता है। खड़ी बोली में जब ये लिखा गया था और करुणालय है 1912 ईस्वी। तो इतना याद रखना है, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद है कानन कुसुम 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, झरना 1918। झरना से ही का छायावाद की जो है शुरुआत मानी जाती है। चित्राधार 1918 और इसका दूसरा संस्करण 1928 में आया था। आंसू 1925 में पहला संस्करण, 1933 में दूसरा, लहर 1933 और कामायनी 1936 प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में जो शोकोच्छ्वास है ये 1910 ईस्वी में और बब्रुवाहन 1911 ईस्वी में उल्लेखनीय है। ठीक है, प्रारंभिक रचना इनकी कौन सी है? तो शोकोच्छ्वास और बब्रुवाहन है। आंसू की अगर बात करें तो आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ और इसका द्वितीय संस्करण 1933 में। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आंसू एक स्मृति प्रधान विरह काव्य है। ठीक है, जो आंसू है एक स्मृति प्रधान विरह काव्य है। आंसू में सर्वप्रथम प्रसाद ने सखी छंद व आनंद छंद यानी कि जो 14 मात्राएं होती हैं जिनमें उनका प्रयोग किया है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना कहकर के सम्मानित किया है। ये भी ध्यान रखना। कामायनी, कामायनी के बारे में अगर बात करें तो 1936 में ये प्रकाशित हुई। प्रबंधात्मक इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, कहीं-कहीं 1935 आपको देखने को मिलता है, तो उसके कारण क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य कामायनी की जो रचना है वो 1935 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य कोश नामवाची के अनुसार जो इसका समय है वो 1936 माना गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, ठीक है? तो ये याद रखना। इसका जो प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग 1928 ईस्वी के अक्टूबर महीने में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? जैसे पहले थोड़ा बहुत इसको लिख दिया गया था, इसका एक सर्ग लिखा था चिंता सर्ग, जिसे 1928 में इसको प्रकाशित करवाया गया था सुधा पत्रिका में, लेकिन संपूर्ण रचना के रूप में ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसलिए इसकी रचना में प्रसाद जी को लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। और कामायनी के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया है, ये याद रखना है। आगे बात करें, कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। केवल एक ही ऐसा महाकाव्य है जो छायावाद में लिखा गया है। इसके अलावा हम जब देखते हैं तो द्विवेदी युग में साकेत है, प्रिय प्रवास है ना? कई-कई रचनाएँ जो जाना जाते हैं महाकाव्य के लिए। लेकिन कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। यह प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण से मिली। ठीक है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है इसको लिखने के लिए? तो सतपथ ब्राह्मण से मिली और यह कृति प्रत्यय विज्ञा दर्शन यानी कि समरसतावाद एवं आनंदवाद पर आधारित है। इसलिए इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य भी माना जाता है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है, सुमित्रा नंदन पंत ने ताजमहल बताया है, श्याम नारायण ने विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है, प्रभाकर माचवे ने मानवता का उद्घोष कहा है, जबकि दिनकर ने दोष रहित दोष दिनकर जी ने दोष रहित और दोष सहित रचना कहा है। हरदेव बारी ने हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, देखो स्टार लगा लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कामायनी खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। जो कामायनी है ये खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। 15 सर्गों में विभाजित है, जो आपको क्रम से याद रखनी है। क्रम इनका बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। इसके सर्गों का नाम उल्लेख यानी कि क्रमानुसार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले चिंता, फिर आशा जगती है, फिर श्रद्धा और फिर काम, फिर वासना, फिर लज्जा आती है,
फिर कर्म में लग जाते हैं, फिर ईर्ष्या होती है, फिर इड़ा यानी कि बुद्धि आ जाती है, फिर स्वप्न देखते हैं, फिर स्वप्न में संघर्ष करते हैं, फिर निर्वेद यानी कि शांति प्राप्त होती है, फिर दर्शन करते हैं, फिर रहस्य का पता चलता है और फिर आनंद आ जाता है। ठीक है, ये 15 सर्गों में इस तरह से आप कोई भी ट्रिक लगा करके याद कर लेना। आगे कामायनी रचना प्रतीकात्मक महाकाव्य है, ये और ध्यान रखना है, ये प्रतीकात्मक महाकाव्य है, इसके प्रतीक एवं पात्र निम्नलिखित है। पात्र और प्रतीक की अगर बात करें तो इसमें जो मनु है ये मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का है, एड़ा बुद्धि बुद्धि का प्रतीक है, आकुली किरात ये आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, वृषभ धर्म मानवता मनुष्य का प्रतीक है, सारस्वत प्रदेश संस्कार का प्रतीक है, कैलाश मानसरोवर समरसता या आनंद मुक्ति स्थल का प्रतीक है। आगे श्रद्धा ये काम गोत्र की बालिका है, जो श्रद्धा है इसके अंदर वो काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा के नाम के साथ ही इसे कामायनी कहा जाता है। ठीक है, काम गोत्र के कारण ही इसे कामायनी शीर्षक दिया गया है। कामायनी का जो आनंद सर्ग है ये महत्तम सर्ग है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है आनंद सर्ग। यह सर्ग ही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। त्रांटक छंद कामायनी का प्रमुख छंद है, ये भी ध्यान रखना है। त्रांटक छंद क्या है? कामायनी का प्रमुख छंद है। इसके चिंता आशा और स्वप्न, चिंता आशा स्वप्न एवं निर्वेद सर्ग आला छंद में लिखे गए हैं, जिसमें 30 और 31 मात्राएं होती हैं। रहस्य एड़ा श्रद्धा काम एवं लज्जा सर्ग लावनी छंद में लिखे गए हैं, जिसमें 32 मात्राएं होती हैं। संघर्ष सर्ग रोला छंद में लिखा गया है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला छंद में लिखा गया है। और इसके बाद है मात्रा आनंद सर्ग किसमें लिखा गया है? सखी छंद में, जिसमें 24 मात्राएं 14 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सखी छंद 14 मात्राएं। वासना सर्ग इसका रूपमाला छंद में लिखा गया है, जिसमें 24 मात्राएं होती है। इतना डीप मैंने यहाँ पर रख दिया है ना। त्रांटक छंद तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सर्गों को हो सकता है अगर एक्सपर्ट को और थोड़ा डिटेल में प्रश्न बनाने होंगे ना तो वो यहाँ से बना लेता है। ठीक है, वासना सर्ग किसमें लिखा गया है, तो ये आपको छंद याद रखने हैं। कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक कृतियां, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो सारे बच्चे कमेंट करना, बताना क्लास कैसी लगी आपको, है ना? ताकि थोड़ा-सा देखो खुशी मिलती है और कुछ नहीं है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हो, हाइप कर दिया करो, है ना? तो बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, बच्चों को हमारा जो मेहनत है वो पसंद आ रही है। आज मेरा गला वगैरह बहुत खराब था, लेकिन फिर भी सोचा कि क्लास की छुट्टी ना हो इसलिए मैंने कर लिया, है ना? कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक कृतियाँ क्या हैं? कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध ने लिखा है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन ये इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। इसके बाद बात करें आलोचकों की दृष्टि में कामायनी। ठीक है, आलोचकों की दृष्टि में हमने छायावाद को पढ़ा, अब हमें कामायनी को पढ़ना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद कहते हैं मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। ठीक है, मनु को भारतीय इतिहास का आदि पुरुष किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। राम कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं, ये कहते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना को भी अनेक आधार छोड़ा नहीं है। ये मतलब जयशंकर प्रसाद लेखक ने खुद कहा है कि मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं, राम कृष्ण और बुद्ध भी इन्हीं के वंशज हैं। लेकिन कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए, है ना, मतलब उनकी कड़ियों को जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना को भी आधार बनाया है, ये प्रसाद जी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। ठीक है, कामायनी को परीक्षा स्थल कौन बताते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी बताते हैं। कामायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है, ये दूसरा कथन कहा है किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। ये कामायनी को मनोविज्ञान की ट्रीटाइज किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आगे है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि मुक्ति बोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फुअड मार्क्सवाद का नमूना है। ठीक है, मुक्ति बोध की जो कामायनी संबंधी अध्ययन फुअड है, ये फुअड मार्क्सवाद का नमूना बताया है। कामायनी संबंध जो अध्ययन है उसको फुअड मार्क्सवाद का नमूना कहा है बच्चन सिंह ने। शांति प्रिय द्विवेदी जी क्या कहते हैं? इसे छायावाद का उपनिषद मानते हैं। आगे है विशंबर नाथ मानव, ये कामायनी विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा है। ठीक है, विशंबर नाथ मानव क्या कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा बताया है। हरदेव बारी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, प्रतिनिधि महाकाव्य माना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ये कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना है। श्याम नारायण पांडे क्या कहते हैं? कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को एक रूपक माना है। मुक्तिबोध ने कामायनी को एक फैंटेसी काव्य माना है। इंद्रनाथ मदान ने इसे असफल कृति माना है।
इनको ज़रूर याद रखना, ठीक है? असफल कृति किसने माना है? तो इंद्रनाथ मदान ने माना है। भोलानाथ तिवारी ने अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। ये भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं, ठीक है? अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु जो चित्रण है, मनु चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। कामायनी का चरित्र दोहरा है। ये भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि कामायनी का जो चरित्र है वो दोहरा है। शंभूनाथ सिंह जी कहते हैं कि कामायनी में ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया और ना ही उसे भयंकर राक्षस बनाया गया है। इसके विपरीत सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठाते हुए मानवीय कोष से आनंद में कोष की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाया गया है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत, ये कामायनी को ताजमहल के समान बताया है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कामायनी को ताजमहल के समान कहा है। अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, पराग व 24 स्फुट पद, मकरंद बिंदु आदि कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। ये पराग की बात हो रही है, पराग है, पराग और इस 24 स्फुट पद यानी कि मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु आदि कविताएं इसमें संकलित हैं पराग के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। थोड़ा-सा महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो पराग में प्रसाद जी ने कुल 24 कविताओं को संकलित किया है, ठीक है? 24 कविताओं को संकलित किया है किसमें? पराग में। और करुणालय की बात करें तो करुणालय गीति नाट्य के ढंग के आधार पर लिखी गई कृति है। इसमें कवि ने 5 दृश्यों का विधान किया है और इसमें राजा हरिश्चंद्र द्वारा सुनहर ओस के नरमेघ यज्ञ में बलि का सुंदर वर्णन है। करुणालय खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, ठीक है? करुणालय खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। महाराणा का महत्व रचना में रहीम खाने खाना की बेगम को राजपूत द्वारा बंदी बनाए जाने और महाराणा प्रताप द्वारा मुक्त करके उनके पति के पास पहुंचाने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। महाराणा का महत्व आप याद रखना। आगे जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है 1918 से 1925 तक की 55 कविताएं इसमें संकलित हैं। तो आंसू में 33 कविताएं संकलित हैं, ठीक है? ये कितनी कविताएं संकलित हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कानन कुसुम में 49 कविताएं हैं जो 1909 से लेकर के 1917 के मध्य लिखी गई हैं। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह इसे माना जाता है कानन कुसुम। आगे है जयशंकर प्रसाद की गद्य रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली कहानी ग्राम अगस्त 1910, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका जो समय है वो 1911 है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको डीपली बता दिया, बाद में फिर बच्चे परेशान हो कि इसका तो 11 है, मैं 10 है, लेकिन किसने क्या माना है वो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है? यही पूरे नोट्स में मैंने क्या है जिनके में कन्फ्यूजन होता है वो सब अलग-अलग आपको दे रखे हैं, ठीक है? मैं इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनकी जो अंतिम कहानी है वो सालवती है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना गया है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और ये 5 कहानी संग्रह कौन-से हैं? तो छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी और आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ये बहुत एक ही प्लस पॉइंट है। अगर आप कोई भी रचना पढ़ते हो तो आप कोई भी अगर किताब उठा के पढ़ते हो, जैसे शुक्ल जी को आपने पढ़ा, तो आपको केवल काव्य रचनाएँ देखने को मिलेंगी, है ना? गद्य रचनाएँ नहीं देखने को मिलती। लेकिन जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इनमें ये फ़ायदा है कि आपको साथ में जितने भी उनकी गद्य रचनाएँ वो सब साथ के साथ क्लियर हो रही हैं, है ना? आपको ये पॉइंट कैसा लगा बताना मुझे। छाया संग्रह की अगर बात करें तो इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं और इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। ग्राम, रसिया, बालम, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार और अशोक, ठीक है? ये इनकी कुछ कहानियाँ छाया कहानी संग्रह में संकलित हैं। प्रतिध्वनि जो संग्रह है उसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। कुल कुछ प्रमुख कहानियाँ जैसे कि प्रसाद, गुदड़ी में लाल, पाप की पराजय, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, कलावती की शिक्षा, प्रतिभा, प्रलय, करुणा की आवाज, चक्रवर्ती का स्तंभ, ठीक है? ये कुछ रचनाएँ जो प्रतिध्वनि में शामिल हैं। आकाशदीप की संग्रह की बात करें तो इसमें कुल 19 कहानियाँ हैं। इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियाँ जैसे कि आकाशदीप, ममता, भिखारिन, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि नाम से भी है ना? प्रतिध्वनि नाम की जो कहानी है वो आकाशदीप में संकलित है, ये थोड़ा ध्यान देना। देवदासी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, रूप की छाया, पूछा जाता है, प्रणय चिन्ह इत्यादि। तो ये आकाशदीप में संकलित हैं। आंधी संग्रह में कुल 11 कहानियाँ संकलित हैं। और कुछ प्रमुख कहानियों में आंधी, मधुआ, दासी, दासी इनकी कहानियाँ ना बहुत बार ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं जाती हैं। कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की और प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। घिसु, ग्राम गीत, विजया, नीरा, अमृत, स्मृति और पुरस्कार, ठीक है? ये आंधी संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद है इंद्रजाल कहानी संग्रह जो है उसमें 14 कहानियाँ संकलित हैं।
इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियां इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन संदेश, चित्र मंदिर, गुंडा, गुंडा कहानी आप जानते हो बहुत बार पूछी गई है, दासी पूछी गई है, ठीक है, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती। सालवती इनकी अंतिम कहानी है। प्रसाद जी व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता माने जाते हैं। आगे देखते हैं इनके नाटकों के बारे में। करके लेके आइए। नाटकों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सज्जन नाटक का, जो कि 1910 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। इस नाटक का जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई पड़ती है। प्रायश्चित की बात करें तो प्रायश्चित 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की कहानी है। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में, और इसमें किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की कहानी है। करुणालय की बात करें तो 1913 में आया। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। वस्तुतः यह गीति नाट्य है। राजेश्री 1914 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाख 1921 ईस्वी में आया। इसका कथानक राज तरंगिनी यानी कि कलहन, कलहन की पुस्तक है राज तरंगिनी। इसके आरंभिक अंश को आधार बनाया गया है विकास विशाख के अंदर। अजात शत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयुग 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी। ये क्रम से याद रखना, ठीक है, इसका क्रम बहुत पूछा जाता है। स्कंदगुप्त की बात करें तो 1928 ईस्वी, आलोचकों के अनुसार इसे प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक भी स्वीकार किया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो 1931 ईस्वी, कुछ कुछ आलोचकों ने इसे ही प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। और इस नाटक का जो नायक है चंद्रगुप्त और नायिका है कार्नेलिया। आगे है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। यह कुल 3 अंकों में विभक्त है और यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। एक घूंट 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसको 1930 में माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने पूरा जो ग्रंथ है ना वो 1 साल बाद का ही रखा है ना। एकांकी माना जाता है, ये एकांकी है। एक घूंट, इसमें प्रसाद जी का आनंदवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। कुछ आलोचक एक घूंट से ही आधुनिक एकांकियों का विकास मानते हैं। विशेष तथ्य एवं आलोचकों की कथन अगर हम बात करें तो प्रसाद जी के नाटक कामना एवं एक घूंट को छोड़कर ऐतिहासिक है। ये कहा जाता है कि प्रसाद जी के जो नाटक हैं ये ऐतिहासिक हैं। ज़्यादातर सभी नाटक आपने देखा, ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे वो विशाख हो, अजातशत्रु हो, ये सभी इतिहास के आधार पर लिखे गए हैं। अतः ऐतिहासिकता इनके नाटकों की सामान्य विशेषता है। प्रसाद के नाटक ना तो दुखांत और ना ही सुखांत हैं, अपितु इनको प्रसादांत की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनके प्रारंभिक नाटकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव भी दिखाई देता है। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य ही नहीं है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उपन्यासों को और देख लेते हैं। उपन्यासों में इनका पहला उपन्यास है कंकाल, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों का चित्रण इसमें किया गया है। तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण इसमें किया गया है। अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथाएं इसमें लिखी गई है। घंटी, तारा, यमुना, विजया इसके प्रमुख पात्र हैं जो नाजायज संतान हैं कंकाल के अंदर। तितली की अगर बात करें तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण इस उपन्यास का वर्ण विषय है। इसके बाद है तितली, शैली, इंद्रदेव और मधुवन इसके प्रमुख पात्र है। इरावती की बात करें तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। यह प्रसाद जी का तीसरा यानी कि अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है। ये अंतिम ही नहीं बल्कि अपूर्ण भी रह गया था। इसका कथानक शुंग वंश तथा खारवेल के इतिहास से संबंधित है। इतिहास में आपने शुंग वंश, खारवेल का नाम जरूर पढ़ा होगा, उनके इतिहास से संबंधित है। इरावती में बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, पुष्पमित्र, अग्निमित्र, खारवेल उक्त सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिंदी, इरावती, साधन दत्त, मणिमाला, आनंद उक्त कल्पित पात्र है। ये सभी कल्पित पात्र हैं। पात्रों को भी यहाँ पर दे दिया है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो निराला जी का होगा, लेकिन इसमें इतना ही काफ़ी है ना? इतना भी अगर आपने 1 दिन में पढ़ लिया और इसको बार-बार रिवीज़न करिए, याद करिए, है ना? जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे नोट्स का, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप नोट्स अपने घर पर मँगवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, लेकिन पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐप में भी मिल जाएगी।